नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, देश में एक और बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसकी चर्चा हम लंबे समय से सुनते आ रहे थे, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इसको कैसे पास करवाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले फुल मेजॉरिटी बीजेपी की हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत नहीं है, सहयोगियों का सहयोग मिला हुआ है। अब एनडीए की सरकार चल रही है, ऐसे में कैसे ये पारित किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती वाला काम है। हालांकि कहा जा रहा है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। कमेटी विपक्षी दलों से बातचीत करेगी। दूसरा अल्टरनेटिव इनके पास ये है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको रखा जाएगा, यानी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी उसमें रखा जाएगा। उनकी क्या राय आती है उसके मुताबिक किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि भाजपा का तर्क है, सरकार का तर्क है, अगर आपने समय बचाना है, पैसा बचाना है, रिसोर्स बचाने हैं, तो आपको वन टाइम वन नेशन वन इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हालांकि 52 में, 57 में, 62 में, 1967 में भी एक साथ इलेक्शन हुआ करते थे। लेकिन 1970 में जब लोकसभा भंग हुई और कई गवर्नमेंट्स टॉपल्स की गई, उसके बाद वक्तन वक्तन हर साल ही इलेक्शन होते हैं। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री प्रचार में बिजी रहते हैं, गृह मंत्री प्रचार में बिजी रहते हैं, रक्षा मंत्री या जितने भी मंत्री और बड़े नेता लोग हैं वो बिजी रहते हैं। लेकिन इस बार काबीना ने इस पर मुहर लगा दी है कि कहीं ना कहीं एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, जिससे समय भी बचेगा और रिसोर्सेस भी बचेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वाई.बी. शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वाई.बी. शर्मा फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट दिनेश चौहान नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और आए दिन हम देखते हैं कि कहीं दूसरे राज्यों में इलेक्शंस होते हैं तो सारा रिसोर्स, सारी जो एनर्जी है, प्रधानमंत्री हो या बाकी दीगर मंत्री वहां पर चले जाते हैं प्रचार में। यानी 5 साल के कार्यकाल में प्रचार में। चलिए, जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। जगदीप जी, आपका स्वागत है। जी जगदीप जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीप जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन मैं पहले बता दूं आपको, एक ही समय में चरणबद्ध तरीके से चुनावों की चर्चा चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट भी था। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर तर्क देती रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वक्तन वक्तन मैनिफेस्टोज में भी इसका जिक्र किया जाता रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव होने चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 1952 में भी ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे, 1957 में भी ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे, 1962 में भी वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे, 1967 में भी हुए थे। लेकिन उसके बाद 1970 में जब लोकसभा भंग कर दी गई, उसकी वजह से ये परंपरा टूटी है। जगदीप जी, कैसे देखते हैं? कल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, वन नेशन वन इलेक्शन को। अभी लोकसभा और राज्यसभा में इसको पारित करना है। आप कैसे देखते हैं बतौर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन? विनोद जी, आभार। देखिए, आज जिस दौर में इस देश का लोकतंत्र दिखाई दे रहा है और जहां परिस्थितियां कुछ इतनी विकट बन चुकी हैं कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे में ईवीएम जैसे तंत्र पर इतने संगीन और इतने गंभीर आरोप एक मर्तबा फिर देश की सर्वोच्च अदालत में लेकर न केवल समूचा विपक्ष पहुंचा है, अपितु बहुत सारे ऐसे परिसंघ जो एनजीओस हैं या देश हित समाज हित में दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ आगे बढ़ रही हैं, और वो तमाम तथ्यों और साक्ष्यों के साथ जब वो ये सारी चीजें रखेंगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसी परिस्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वन नेशन नो इलेक्शन या वन नेशन वन पार्टी। तो इससे ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आता। और अगर अब हम इसके बुनियादी ढांचे को भी देख ले विनोद जी, पहली तो बात जो एक बड़ी
कयास लगाया जाता है, अक्सर कहा जाता है कि देखिए इससे पैसा बचेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप हजारों करोड़ रुपया एनपीए में डाल के देश के कुछ एक चुने हुए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, तो ये बात बेमानी लगती। दूसरी बात, आप जब खुद दर्जन से ज्यादा राज्यों की स्थिर सरकारों को अपनी सत्ता लोलुपता के हवाले कर कर देते हैं और अभी भी तोड़ने पर आमादा है जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप कैसा ढांचा ऐसा सोच पा रहे हैं जहां पर इलेक्शन एक साथ हो गई? और जगदीप जी आखिरी एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। दो सवाल मेरे से आपसे हैं। सबसे प्रेस्टिजियस इलेक्शन एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार के लिए जम्मू कश्मीर के थे। अगर ईवीएम से छेड़खानी हो जाती तो ये मेजॉरिटी ले लेते। झारखंड में अभी रिसेंटली भाजपा हारी है, ठीक है। दूसरा, अब जब गवर्नमेंट टॉपल करने की बात करते हैं तो 90 से ज्यादा मर्तबा तो आपने यानी कांग्रेस ने, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें टॉपल की हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह का जवाब देंगे। विनोद जी, आपके दोनों सवाल बड़े सुलगते हुए हैं और अब जरा मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप उत्तर अपने दर्शकों तक जाने दें। जी, पहला सवाल, आपने कहा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, आप नहीं बोले। झारखंड में हुआ, आप नहीं बोले। बिल्कुल नहीं बोले, और उसके कारण है, मैं आप ही से पूछता हूं, जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां इतनी विकट हैं, वहां पर 0.4% का इजाफा इलेक्शन कमीशन दिखाता है। यद्यपि हरियाणा में और महाराष्ट्र में पहले दिन आप 58.2, 3 घंटों बाद 66.2 और इलेक्शन से ठीक पहले 66.5 यानी 6.8% की बढ़ोतरी आप दर्शाते हो। तो आप क्या चाहते हैं, विपक्ष मुंह पे पट्टी बांध ले, आपसे सवाल ना करे? लाखों वोट आपने जो है वो इलेक्शन होने के बाद बढ़ा दिए और स्थिति ये बना दी कि अब तो एक ढकोसला बन चुका है पूरे प्रदेश के अंदर। इलेक्शन होगी, मशीनें जो है वो उस पर वोट पड़ जाएंगे, सारा तामझाम समेट लिया जाएगा और उसके बाद आप 3 या 4 दिनों के बाद कहेंगे इतने लाख वोट बढ़ गए। ये पहली बात। दूसरा, आपने सवाल उठाया, ये अक्सर कांग्रेस से पूछा जाता है कि भाई जब आप सत्ता में थे तो आपने इतनी बार सरकारों को टॉपल किया। पहले तो तुलनात्मक ढंग से ये देखिए कि कांग्रेस इस देश की वो विपक्षी जमात है जिसने करीब करीब 6 दशकों तक इस देश को नया आकार देने में अपनी भूमिका निभाई है, तो एक बहुत बड़ा अंतराल है। दूसरी बात, उसमें यह समझिए कि अगर किसी प्रदेश में चुनाव 3 महीने बाद होने हैं और मरकज में बैठी कांग्रेस सरकार 3 महीने पहले चुनाव कर देती है, तो उसको भी गिना जाता है इस जो है आपने सरकार टॉपल कर दी। दिस इज नॉट फेयर। तो आंकड़ों के हिसाब से जब आप बात करेंगे विनोद जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि ना केवल ईवीएम पर सवाल है, बल्कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, मैं तो कहता हूं केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, इसको अबेरियस के तौर पर केंचुआ कहता, जो बिना रीढ़ की हड्डी का प्राणी है, जमीन पर रेंगता है, नतमस्तक है सत्ता की ड्योढ़ी पर, और जो मुंह छुपाता फिर रहा है हर उस सवाल पर। आप मुझे बताइए, जब इलेक्शन कमीशन में ये तमाम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया कि हम रिकाउंटिंग चाहते हैं, 47,300 रुपए एक काउंटिंग सेंटर की फीस होने के बावजूद, तो इलेक्शन कमीशन जवाब देता है मॉक पोलिंग करवा देते हैं। अब मुझे बताइए, ये लोकतंत्र है? मतलब आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं और आपको कहा जाता है कि मॉक पोल करवा के दिखा देते हैं जी। आज तो स्थिति ये है विनोद जी, एक आखिरी बात कहूंगा, मारवाड़ी गांव महाराष्ट्र का, उसने एक ऐसी करारी चपत इस देश की सरकार और इस देश के निजाम के मुंह पर मारी है कि उसकी लालिमा अभी भी दिखाई दे रही है। उस गांव ने मॉक पोल करना चाहा था, लेकिन आपने वो नहीं करने दिया, ट्रकों में भरकर पुलिस भेज दी। क्यों? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाती। 5 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं महाराष्ट्र में जी। कुल वोट जो पड़े और जो वोट ईवीएम ने दर्ज किए, 5 लाख का अंतर है। कोई जवाब है? चलिए जगदीप जी, वाईबी शर्मा जी, फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट, बड़े नेता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाईबी शर्मा जी, जगदीप जी का कहना है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जो वोट बढ़ते हैं, कहते हैं भरोसा ही नहीं है इस सरकार पर। 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या इनका कहना है कि 1 नेशन नो इलेक्शन भाजपा ये चाहती है? जी वाईबी शर्मा जी।
देखिए सर, बात ऐसे है कि ये जो बात वन नेशन वन इलेक्शन के मुतल्लक पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, बल्कि मैं कहूँगा 3-4 साल से पब्लिक डोमेन में, प्रेस में ये बात डिस्कस हो रही है और दोनों तरह के व्यूज जो हैं पेपर्स में आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उस हमारी हुकूमत और वो लोग, तमाम लोग जिन्होंने इसको नापा तोला और समझ के ये कहा कि अगर एक ही वक्त पे ये सारा करवाया जाए तो वो देश के लिए बड़ा हितकारी होगा, क्योंकि उनका कहना ये है कि पूरा देश हर रोज हर वक्त इलेक्शन मोड में रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी हुकूमत ये चाहती है कि लोकसभा के और असेंबलीज के इलेक्शंस को एक दफे करवाया जाए, ये इट्स अ पॉलिसी मैटर एंड दिस पॉलिसी विल बी फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। और ये 1 महीना जो 2 महीने के लिए जो पूरा देश है वो एक इलेक्शन मोड में होगा, इलेक्शन जब हो जाएंगे then the entire nation gets sufficient time to work on practical matters. Otherwise what happens कि पॉलिसी मैटर्स जो होती हैं उनको इंप्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं ये समझता हूं ये हमारी कैबिनेट, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सोची गई, पहले उसको पब्लिक डोमेन में डाला और लोगों की राय उस पर हासिल की गई। और मैं आज ये कह सकता हूं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि जितने भी इसके ऊपर आर्टिकल्स आए, जो लोग सारी पॉलिटिकल सीन को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, उनका ये कहना जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है कि अगर एक ही वक्त पे इलेक्शन करवाए जाए, उससे देश में जो माहौल इलेक्शन का रहेगा वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद पूरे देश में अच्छे ढंग से कामकाज किया जा सकेगा। और जो इमरजेंसीज होती हैं, लाइफ में इमरजेंसीज अराइज होती हैं, अगर इमरजेंसीज अराइज होती हैं तो उन इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देश एक्ट करते हैं। और मैं इस बात को आई होल्ड बिलीव फॉर that one nation one election will go a long way ultimately to and will prove लेकिन beneficial to शर्मा साहब उनका आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत सारे वोट बाद में बढ़े हैं। उनको डाउट लगता है कि एक साथ इलेक्शन करवा करके कुछ ज्यादा खेला आप कर लोगे ईवीएम में। उनका ये आरोप है कांग्रेस का। कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से मुतवातर जब विपक्ष की कोई स्टेट जब जीत जाते हैं तब इन्होंने ईवीएम का कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, और जब कोई बात थोड़ी सी उनके अगेंस्ट होती है तो ईवीएम को एक इशू बनाते हैं। देखिए बात यूं है, बात तो प्रूव करने से होगी, पर ये बात ऐसे है, जब आप पास हो जाए जिंदाबाद, जब आप फेल हो जाए तो आप मुर्दाबाद। ये कहाँ का तरीकाकार है? ये तरीकाकार तो ये है कि थिंग्स हैव टू बी डिसाइडेड ऑन पॉलिसी मैटर्स by logic, by holding a discussion। and मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस वक्त ये कहना कि नंबर बढ़ा दिया, नंबर को कम कर दिया, ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं। इन तमाम बातों का जवाब जो है पब्लिक डोमेन में है, लेकिन एक अच्छी चीज को रोकना, क्योंकि ये जो होगा वन नेशन वन इलेक्शन, दिस इज अ पॉलिसी मैटर दैट्स गोइंग टू बी विद अस फॉर ऑल द टाइम्स टू कम और हमारे देश के लिए हितकारी होगा। लेकिन शर्मा साहब ये हमारी भौगोलिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है कि एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं वो फिट नहीं बैठते हैं। समझता हूं कि अगर इफ यू गो बैक, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द ईयर, इट वाज बिफोर 1964, ऑल द इलेक्शंस वर कंडक्टेड एट द सेम टाइम। मैंने आपसे यह भी कहा है अगर कहीं जगह कोई इमरजेंसीज हो तो इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं। और लेकिन ये एक बात कह के कहना कि भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं और इस आर्ग्यूमेंट को इस ढंग से पेश करना जैसे ये आर्ग्यूमेंट तमाम लोग भौगोलिक परिस्थितियों के मतलब कहेंगे भाई हाँ जी हमारी ऐसी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बात का जवाब मिलता है, कोई इमरजेंसी अराइज होती है उसको टैकल करने के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए जाते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि देश का जो कामकाज है
वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देश की जो डेवलपमेंट 5 साल के लिए करनी है उसके लिए मतवातर सबको टाइम मिलना चाहिए। सेंटर से पैसा स्टेट्स में आए और पूरा सेंटर अपने पैसों को इस्तेमाल देश की प्रगति और देश के विकास के लिए उसके पास टाइम होना चाहिए। आपने सबने देखा होगा पिछले सालों में कई दफे कोई ना कोई स्टेट इलेक्शन के मोड में होती है, तो हमारी लीडरशिप जो है, कहीं की भी लीडरशिप जो है, उसको एक दूसरी स्टेट में आना जाना पड़ता है। चलिए दिनेश जी, एडवोकेट दिनेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपकी क्या राय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी लाइन टो कर रही है ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? दिनेश जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश जी, आपकी आवाज आप अनम्यूट कीजिए। दिनेश जी, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, इसको अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी 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 हाँ जी जी, सवाल मैंने पूछ सर। लिया आपसे। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हाई लेवल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सितंबर 2003 में एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि इसको एग्जामिन किया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें जनाब मैं ये कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में भी ये फेंका गया कि लोगों के व्यूज इनवाइट किए गए। ड्यूरिंग कंसल्टेशन प्रोसेस वन नेशन वन इलेक्शन 32 पॉलिटिकल पार्टीज दे सपोर्टेड द आइडिया, और सिर्फ 15 पार्टीज जो थी उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। और 7th लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर जो है साइमल्टेनियसली अक्टूबर 5 को, उसमें यह कहा गया कि 15 पार्टीज जो हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब मैं ये कहूंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले 4 इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन साइकिल 1952, 1957, 1962 और 1967 तक होती रही। लेकिन उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, तो ड्यू टू प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ सम स्टेट असेंबलीज 68 और 69 में दिस सिस्टम जो था इसको चेंज किया गया, डिस्टर्ब हो गया। और 2014 से नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक आवाज उठा रहे थे कि इससे फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी होते हैं। अब मैं आऊंगा सबसे पहले कि इसमें हमें फायदा क्या होगा जी। अब ये देखिए कि पूरी कंट्री जो है वो पूरा साल इलेक्शन मोड में रहती है। जब अब एक जगह खत्म होती है, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी हैं, उनको उसके ऊपर कितना खर्चा लगता है, उनकी शिफ्टिंग के ऊपर कितना प्रोसेस होती है, उससे डिस्टेबिलिटी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हम एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है, वहां इतना ज्यादा हम फोकस नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो इन द मीन टाइम दूसरी जगह पे इलेक्शन अनाउंस हो जाती है। तो फोकस जो है उसको एक ही जगह इलेक्शन करने से ये होगा कि कंट्री की डेवलपमेंट होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी। और जो रिगिंग और ये इलेक्शन प्रोसेस में धांधलियां होती हैं, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता काफी जोर जोर से इनका काम है चिल्लाना हमेशा जब ये हार जाते हैं, तो इनका एक आदत सी बन गई है इस नेशन में। जगदीप जी, कांग्रेस प्रवक्ता से जान लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस पे आरोप लगाना। जी जगदीप जी, 2 सवाल आपके लिए उठे। एक तो वाईबी शर्मा जी ने कहा है कि ये पब्लिक डोमेन में है, जो वोट बड़े हैं जो पब्लिक डोमेन। बाकी दिनेश चौहान जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ये आदत बन गई है चिल्लाना ईवीएम्स को लेकर के। जी विनोद जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है, आप ही ने बताया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी मैं मुतमिन नहीं हूं, और बड़े मैं सम्मान के साथ इनको ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सलीका बनाए रखें। कांग्रेस चिल्ला रही है, ये शब्द हैं आपके, और क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लेश मात्र भी अंदाजा है कि जिस जम्मू कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां बैठ के, वहां पे केवल 0.4% वोटों का इजाफा होता है कंपेरेटिवली यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप पहले उन सवालों को समझिए जो मैं फिर से उठाने की कोशिश कर रहा हूं। विनोद जी, सबसे पहले मैंने कहा कि ये राग अलापना बंद कीजिए कि खर्चा होता है। अगर खर्चे का आपको थोड़ा सा भी आपकी उसके प्रति संवेदनशीलता होती तो हजारों करोड़ रुपया आप पूंजीपतियों का माफ नहीं कर। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। मिस्टर वाईवी शर्मा हैज बीन कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इवेड द इशू। मैं आस्क यू वेरी
politely, and I just would like to beseech it in such a way so that hopefully you would be अपना you will फ्रेम try ठीक कर to answer लीजिए it. दिनेश जी, थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लीजिए, पीछे हो जाइए। हाँ, My बिल्कुल थोड़ा first ठीक कर question to Mr. Sharma is, who was your MP who had penned down a book, Democracy in Danger, whose preamble was being written by Mr. Advani? And I have more questions about EVM. When we talk about EVM and presently what the scenario we had seen throughout the country, it clearly states that lakhs of votes have been increased without any solid reason. And presently, if this burning issue is in the kind consideration of the Supreme Court, तो पहले तो उसे देख लीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी आप बड़ी बड़ी ढीके हाँक के हटे हैं, जरा बताएंगे मुझे, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इकट्ठे होने थे, आपने तो वो नहीं होने दिए, क्योंकि आप जानते थे कि आप महाराष्ट्र में पिछले 2.5-3 सालों में जो आपने सरकार बनाई, शुक्र मनाइए चंद्रचूड़ सिंह साहब का, जिन्होंने कहा ये सरकार जो है ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन फिर भी 2.5 साल चली। और फिर आपने आखिर के 20 दिनों में हजारों करोड़ रुपए की स्कीम्स बांट दी पूरी बेशर्मी के साथ, और फिर आप चुनाव में आए और उसके बाद भी कई लाखों के वोट का इजाफा किया। चलिए आप जगदीप मुझे जी, बताइए। शर्मा जी से नहीं, मुझे मौका नहीं पूरा बड़े मिल रहा है, संगीन मेरे आरोप सवाल लगाए। रखने दीजिए। शर्मा जी को बड़े सवाल आपने दिए बोलने के लिए, मुझे सवाल तो रखने दीजिए, फिर जवाब देंगे। जरा ये बताएं, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव इकट्ठे होने थे, प्रस्तावित थे, चल क्यों नहीं पूछ करवाया लेते हैं आपने? जगदीप जी, पूछ लेते हैं। क्यों नहीं करवाया आपने? जी जी, वाईबी शर्मा जी, इनका आरोप है हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होने थे, आपने डेलिबरेटली एक साथ नहीं करवाया, आपने मैनेज किया चीजें। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि दिनेश जी चाहते हैं कि बाकी तमाम लोग संयम बरतते हैं, और जैसा कि किसने ये कहा था भाई, ये इस तरीके से अपनी बात को पेश करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जब भी वाद विवाद या कई दफे कोई ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन होती है, तो अपना पॉइंट रखने के लिए ऑन ओकेजन यू गेट लिटिल एक्साइटेड एज वेल एज इमोशनल। मैं इस बात के ऊपर ये बात मैंने क्यों कही, इसलिए कही कि ये जैसा कहा जा रहा था कि 2014 के बाद मोदी साहब की हुकूमत आने के पश्चात कई नई चीजों पे विचार किए गए, देश हमारा एक नई दिशा में चलने लगा, देश हमारा दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। आज हम पूरी दुनिया में जाने माने और गिने हुए देशों में आते हैं। उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री हमारा देश चाहता है कि हमारा देश मुतवातर तरक्की करता रहे, और उन्होंने इस चीज को देखा कि मुतवातर तरक्की में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स क्या आ रही है। ये एक ऑब्स्टेकल जो हर वक्त देश जो होता है वो एक इलेक्शन मोड में हो, उससे क्या होता है कि देश में परेशानी है कि देश ने एक तरफ डे टू डे प्रॉब्लम्स जो है देश की टैकल करनी है, प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, कई तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, उसमें विघन आता है अगर किसी स्टेट में कोई इलेक्शन हो, क्योंकि लीडर्स को वहां जाना पड़ता है, अपनी बातचीत कहनी पड़ती है। तो हमारी लीडरशिप ने यह सोचा कि हम इलेक्शन 1967 या किस ईयर से पहले मुतवातर इलेक्शन होते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि कई दफे कई असेंबलीज को रास्ते में डिसॉल्व करना पड़ा। मुझे भली भांति याद आ रहा है कई दफे कई असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, और उस पे ये इल्जाम भी पब्लिक डोमेन में लगे कि इनको सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी कोई किसी आपने जो सरकारें तोड़ी है उसका बताओ। दर्जन भर से ज्यादा सरकारें तोड़ी है, चुनी हुई सरकारें तोड़ी आपने हॉर्स ट्रेडिंग की। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते, मैं अपनी बात कहता हूं, फिर आप अपनी बात। आप सच्ची बात करें ना, वही बात मैं सिर्फ नहीं विनोद जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने अपनी आंखों से देखा है इलेक्शन जो है वो एक ही समय में होते हैं। ये इलेक्शन जो डिफरेंट टाइम्स पे होने लगे, इसके कई कारण बने, लेकिन देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर करेक्शन। इन केस वी हैव डन एट डिफरेंट टाइम्स द इलेक्शंस, वी हैव फाउंड कि इस तरह से इलेक्शन करवाने से देश को सफर करना पड़ता है। अगर इन्होंने, हमारी हुकूमत ने ऐसा बिल पेश करने की, हम लोकसभा में बिल पेश करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वहां अपोजिशन पार्टीज को मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। लेकिन फिर भी जो हम बातचीत कर रहे हैं, मैं अपनी समझ के मुताबिक ये कह रहा हूं
ये इलेक्शन मोड में हर वक्त रहना देश के लिए ठीक नहीं है। चलिए हमें चलिए दिनेश जी से जानना चाहते हैं। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस का क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है? कांग्रेस का क्रिटिसिज्म फॉर द सेक सिर्फ ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म? के लिए कर रहे हैं ये? जी बिल्कुल। मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले बेनिफिट क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के, मैं ये बताना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब नहीं दे रहा, मैं ये कंट्री को क्या फायदा होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने से? कन्वीनियंस और ईज ऑफ वोटर्स जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इससे ये फटीक जो है और इट विल फैसिलिटेट हायर वोटर टर्नआउट, इससे ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन जब होगी उसमें सेंट्रल इलेक्शन और लोकल मुद्दे जो हैं उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगी। जी दूसरा, मैं ये कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन से ग्रेटर सर्टेनिटी इन पॉलिटिक्स आएगी। फ्रीक्वेंट इलेक्शन से एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है एंड इट कॉजेज ए ग्रेट डिफॉल्ट इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डिसीजंस में। इससे सबसे बचने के लिए सबसे बड़ा रीजन इसमें यह है कि इट वुड रिजल्ट इन हायर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जो मैं बार बार कह रहा हूं, खर्चा कितना आता है, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को यह बताना चाहता हूं, 2019 में जब इलेक्शन हुई तो उस वक्त कंट्री ने 60,000 करोड़ रुपया खर्चा बेयर किया। ये कहते हैं कि पैसे से क्या होता है, कंट्री का अगर पैसा जितना बचेगा उतनी डेवलपमेंट हो गई। इससे ये हुआ कि इलेक्शन जो है इफ दे आर कंडक्टेड इन 3 टायर सिस्टम, इससे डिसरप्शन जो है वो बंद हो जाएगी और चेन ऑफ साइकिल जो है एक इलेक्शन का वो फिक्स हो जाएगा। वन इलेक्शन से पॉलिसी जो है, पॉलिसी मेकर जो है वो पैरालाइज फील नहीं करेंगे और दे विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पॉलिसी डिसीजन में उनका जो ध्यान ज्यादा रहेगा। इट वुड रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सचेकर फाइनेंशियल बर्डन, जो मैंने पहले कहा, एज इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर बार हमें खर्चा करना पड़ता है बैलेट के ऊपर। अगर बैलेट नहीं है तो मशीन की जो है आओ जाओ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, जब सारा सिस्टम एक ही जगह होगा तो इससे फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं वो काफी बच जाएंगे, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे इलेक्टोरल कैलेंडर फिक्स हो जाएगा और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होगा, जो मैंने पहले कहा, एंड इट विल रिड्यूस इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड ऑफेंसेस आल्सो। राइट। जैसे अभी एक एलिगेशन लगा रहे हैं जिसका जवाब ये वाईपी शर्मा जी दे सकते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं सेंटर में, कि वहां एक धांधली हुई या नहीं हुई, यहाँ इलेक्शन कमीशन का काम है ये बताना। ये इससे ये डिस्ट्रप्शन और इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो भी कम हो जाएंगी, रेजोल्यूशन जो है वो काफी बच जाएगा। इससे वन नेशन से ये है सोशल डिसहार्मनी एंड कन्फ्लिक्ट जो ऑफन होती है इलेक्शन में वो भी बच जाएगी। ये सारी चीजें देख के नेशन के हित में है कि एक ही टाइम पे इलेक्शन करवाई जाए, उसमें पार्लियामेंट की भी और स्टेट असेंबलीज की, लेकिन कैलेंडर फिक्स करके उससे कंट्री को बहुत फायदा होगा, मेरा ये विचार है। चलिए जगदीप जी से जानना चाहते हैं। जगदीप जी, आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, एनसीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, आपके सुर मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इससे एक साथ इलेक्शन कराने में एक चीज और बड़ी होगी कि 5 सालों में एक ही बार पोलराइजेशन होगी। 5 सालों में इसमें इंडिया ब्लॉक की बात नहीं है, क्योंकि जब ये इसमें सर्वे किया गया था कमेटी ने, जब उसमें 32 पार्टीज जो है आउट ऑफ 47 दे सपोर्टेड। जो इंडिया ब्लॉक के काफी लोग हैं इसमें जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया इसको अपोज करने में, वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। दे अपोज टूथ एंड नेल, व्हाइल भारतीय जनता पार्टी एंड नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी दे सपोर्टेड। और बाकी के 47 में छोटी छोटी जितनी पार्टीज हैं उन्होंने सभी ने किया, सपोर्ट किया, और कुछ पार्टीज ने अपने व्यूज ही नहीं दिए हैं। और ये कहना गलत है कि अगर आप इंडिया ब्लॉक में हैं और जो कांग्रेस कहे हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। चलिए जगदीप जी सवाल आपसे पूछा था मैंने। विनोद जी, मैं चाहूंगा, चूंकि स्क्रीन टाइम मेरे बाकी दोस्तों ने बड़ा शेयर कर दिया, आप जरा बराए मेहरबानी थोड़ा सा पेशेंस पर है। पहली तो बात, अपने किताबी ज्ञान को मैं चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जरा एक तरफ रख दे और थोड़ा संजीदगी से मेरी बात पर गौर करें, मैं कहने की क्या कोशिश करूं। आप बार-बार किताबी नहीं है, ये फैक्ट जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको दिखा रहा था फैक्ट जो है, ये किताब में नहीं लिखा है। फैक्ट जो होते हैं दे आर वेरी सीक्रेट। प्लीज आप शब्द जो है ना
आपने मुझे कहा, लेकिन मैं आपको ये वार्न करता हूं कि आप जो है वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल रखें। ये कहना बिल्कुल गलत है, किताबी नॉलेज सुनने का मादा ही नहीं है। प्लीज इंप्रूव योर चलिए लैंग्वेज। बता रहा हूं ना। चलिए जगदीप जी, अब मैं बता, अब बीच में मत प्लीज, मैं चाहूंगा इंटरप्ट कीजिएगा। आपका ये ज्ञान किताबी इसलिए है क्योंकि जो आप 32 पार्टीज बता रहे हैं उनमें से 11 पार्टीज ऐसी हैं जो रजिस्टर ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। तो इस आंकड़े को एक तरफ रख दीजिए, इस पर बात मत कीजिए आप। अब जरा मुद्दे की बात सुनिए, और मैं कह रहा हूं संजीदगी से सुनिए। पहली तो बात, आपने कहा पूरे देश में इलेक्शन होगा तो समय बचेगा, पैसा बचेगा, और हमारी जो सरकारी तंत्र है उसका जो हम यूटिलाइजेशन है और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आई एग्री, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको मौजूदा वस्तुस्थिति को समझना पड़ेगा। मैं मिस्टर वाईवी शर्मा से पूछना चाहता हूं, फार्मर ये प्रेसिडेंट रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, भूल गए, इनके बड़े इंटरव्यूज मैंने भी किए हुए हैं, मेरी टीम ने किए हुए हैं। तो मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं, पुराने नेता हैं, जरा ये बताएं कि 20 लाख मशीनें जो हैं वो आज तक गायब हैं, जो इलेक्शन कमीशन बताता है। अभी आप एक साथ इलेक्शन नहीं करवा रहे, आपको 1.25 करोड़ से ज्यादा ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी अगरचे आप पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव कराना चाहते। क्या इसकी गारंटी भाजपा की ये सरकार ले पाएगी कि उस 1 या 1.25 करोड़ में से क्या 50 लाख मशीनें गायब हो जाएंगी, अगर अभी 20 लाख गायब है? दूसरा मेरा सवाल है, जो कंपनी मशीनें बनाती है, देखिए सारा तामझाम एक ही बात पे खड़ा, ईवीएम, उसकी 7 डायरेक्टर्स में से 4 भाजपा के कार्यकारी सदस्य हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो 4 प्रोफेसर जिनको टेक्निकल टीम में रखा है वो वही है जिन्होंने वीवीपैट की इजाद की। सोर्स कोड को आप पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से ईवीएम को कहीं से भी बैठ के हैक किया जा सकता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप बराए मेहरबानी बात को समझिए, जम्मू कश्मीर में नाम मात्र वोटों का इजाफा इलेक्शन कमीशन दिखाता है। और क्यों दिखाता है कि अगर कश्मीर में भी वही हेरफेर किया जाता तो कश्मीर जल उठता, ये जानती थी सेंटर की गवर्नमेंट। और झारखंड का मैं आपको बता रहा हूं 0.86%। विनोद जी आप मुझे बताइए, 6.5% महाराष्ट्र में आप वोटों का इजाफा करते हैं जी, आप एक गांव को मॉक पोल करने से रोक देते हैं। आप नांदेड़ में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन से एक समय में जब होते हैं, एक ही व्यक्ति जो है 2 मशीनों पर वोट डालता है, 95% का डिफरेंस आता है। पहले आप भाजपा के सांसद को जिता देते हैं वहां से, और फिर जब 50,000 के हजूम बाहर जाता है आप कहते हैं नहीं काउंटिंग दोबारा होगी, फिर कांग्रेस वाला जीत जाता है। और स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अंदर न केवल विपक्षी जमातें बल्कि जो लोग जीते हैं वो भी यकीन नहीं कर पा रहे। कल तक अजीत पवार की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने चचा की गोद में बैठने को तैयार थे, आज उनको आपने 40 से ज्यादा विधायक जितवा दिए। मेरा विनोद जी ये कहना है, बात को जब तक हम समझेंगे नहीं, आप देखिए एक 1 नेशन 1 इलेक्शन में होगा क्या? अभी जो धांधली केवल कुछ प्रदेशों में हुई है, वो एक साथ जब पूरे देश में होगी तो तानाशाही जो है वो तो वैसे ही इस देश के दरवाजे पर खड़ी है, चलिए वो दस्तक दे रही है। जवाब ले लें। तो उस स्थिति में आप जवाब दीजिए। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो क्या जो इलेक्शन कमीशन से जितने मुद्दों पर इलेक्शन कमीशन से सवाल जवाब पूछे गए, यहां तक कि रिकाउंटिंग की बात की गई, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर, इनका नेशनल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़ा गया और पूरी बेशर्मी और निर्लजता के साथ उसका नाम एफआईआर से हटा दिया जाता है। और आज ये यहाँ पर आकर ज्ञान बांट रहे हैं कि पूरे देश में आप एक साथ इलेक्शन करा दो कि सारे देश में एक ही बार चोरी कर लेंगे आप। चलिए जवाब ले लेते हैं। वाईवी शर्मा जी, उनका कहना है कि एक ही साथ बेईमानी करेगी भाजपा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जी विनोद जी, मेरी बात को सुनिए। ऐसा है, जिस ढंग से दिनेश जी ने अपनी बातें कही, देखिए, एक हम पॉलिसी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं, एक हम प्रोसीजरल बातों पे गलतियां निकाल रहे हैं। जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुछ प्रोसीजरल जो बातें पिन पॉइंट कर रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करें, इसको एक्सप्लेन करें, इसको एक्सप्लेन करें, ये एक बात है। दूसरी बात है इलेक्शंस का पूरे देश में एक वक्त पे होना। मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि एक वक्त पे इलेक्शनों का होना निहायत ही अच्छा कदम है। ये प्रोडक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, देश की प्रोग्रेस के लिए होगा। हाँ, जो प्रोसीजरल कई तरह की इन्होंने कमियां अपनी बातचीत के दौरान दर्शाई हैं कि इतने वोट जो हैं अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला, इसका इलेक्शन कमीशन साहब ने
किसी चीज का जवाब नहीं दिया। देखिए ये चीजें सबको मालूम है कि हर चीज को कोई चीज गलत होती है कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाता है, कोर्ट अपना फैसला देता है। आज की डेट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ईवीएम के मुतल्लक या यहाँ पे एक पार्टी, अब मैं दूर क्या जाना है, मेरे को ख्याल आ रहा है जम्मू कश्मीर की बात देखिए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन हुए, जस्ट इमेजिन कि श्रीनगर में लोकसभा के इलेक्शन का नतीजा क्या रहा और जम्मू में इलेक्शन का नतीजा किस ढंग से रहा। फिर असेंबली इलेक्शन आए, वो पार्टी जो वजह से कश्मीर में could not perform very well in लोकसभा इलेक्शन, they performed very well in assembly election. Now we are feeling that in Jammu province a particular party could have performed more better, but they could not do that much as much was being expected. मैं अब कहना क्या चाहता हूं, मेरा सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि every day is a day of some political ups and downs. हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो लोगों के मन में रजिस्टर होती है। जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो लोगों की सोच एक तरह से चल रही थी, जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो उस वक्त जो नतीजे आए लोगों ने उसको अपने ढंग से पूरा एक्सप्लेन किया कि कश्मीर में एक पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है, उसके कारण क्या बने, उनको पूरा एक्सप्लेन किया और दे आर वेरी कन्विंसिंग दैट दे हैव डन लाइक दिस। मैं आपसे कहना चाहता हूं ईवीएम कितनी दफे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, ईवी वाज टेकन टू कोर्ट एंड दिस हैज ऑलवेज बीन सेड that there is absolutely no problem with the EVMs. But ये एग्जांपल ये देंगे कि फलाने देश में ऐसा हुआ, फलाने देश में ऐसा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं जबकि ईवीएम की स्क्रूटनी जो थी, जो ईवीएम के मुताल्लिक इन्वेस्टिगेशन थी, वो कई स्टेजेस से गुजरकर, कोर्ट में से गुजरकर पब्लिक डोमेन में दोबारा वापस पहुंची कि ईवीएम में कोई नुक्स नहीं है और हमारे इलेक्शन जो है ईवीएम से ही होंगे। हाँ, प्रोसीजरल बात किसी जगह पे कोई आदमी पिन पॉइंट करता है कि यहाँ पे प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, दैट प्रोसीजरल प्रॉब्लम उसके लिए अपनी उसके इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उसके लिए बाकायदा सेंटर्स बने हुए हैं, अपनी प्रोसीजरल गलती। देखिए बात यूं है विनोद जी, एक बात ये पक्की है, हम पावर का इस्तेमाल करके देश को प्रगति और विकास की पाथ पर ले जा रहे हैं, हमें इसका विश्वास है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिनके पास 60 साल पावर रही जी, उन्होंने देश में जो कुछ भी किया, अगर उसकी प्रोग्रेस को किसी बैरोमीटर से मापा जाए और जिस ढंग से 2014 के बाद आज तक जो तरक्की देश ने की उसको वही बैरोमीटर से मापा जाए तो मेरे हिसाब से। चलिए दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, ये जिन्होंने देश में 7 साल हुकूमत की, जिन्होंने दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, आप हमें ये बताइए कि ईवीएम को लेकर के कांग्रेस को क्यों ऐतराज है? जो प्रोग्रेस की गई, जिस तरीके से देश का नाम बना। चलिए वाईबी जी आप उनसे दिनेश जी जी ईवीएम, देखिए ईवीएम मशीन पर जो है वो अभी इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है इस कंट्री में, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ दिस मशीन, इंक्लूडिंग माय ओन पार्टी। उस मामले में हम भी कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि इसमें शक है, हमें प्रूव नहीं हम कर पाए कि साहब इसमें धांधली होती है। लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ईवीएम मशीन के ऊपर नहीं है आज, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर है। अब जैसे इन्होंने कहा, मैंने कहा कि इसमें फायदे भी बहुत हैं लेकिन इसमें नुकसान भी हो सकते हैं जी। मैं अब नुकसान के ऊपर आऊंगा कि इसमें नुकसान क्या हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर हम साइमल्टेनियसली इलेक्शंस करवाते हैं एक स्टेट में, वहां पे मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की नहीं आती है, तो वहां पे फिर किस तरीके से उसको टैकल किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके ऊपर अभी तक ये क्रिमिनल साइलेंस है जी। सेकंड पॉइंट मैं इसमें यह कहूंगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करने से रीजनल पार्टीज जो हैं वो लोकल इश्यूज को रेकअप नहीं कर पाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो है फोकस जो होता है वो पार्लियामेंट इलेक्शन पे भी होगा और लोकल इलेक्शन के भी, स्टेट असेंबली के भी होगा। सो देयर इज ऑलवेज ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, वो एक शंका हमेशा रहेगी। तीसरा जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज लोकल लेवल पे हैं, स्टेट पार्टीज हैं, उनके पास इतना फंडिंग नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो नेशनल पार्टीज के साथ कंपीट कर सकें। तो अगर फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 5 आर्टिकल्स हैं, पहले उनमें तरमीम करने की जरूरत है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें हम चेंजेस लाएंगे, उसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें काफी चैनल से गुजरना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें फायदे भी हैं। फायदा ये है कि हम पैसा जो है इस कंट्री का बहुत बचा सकते हैं, फोकस हमारा डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये मेरे शंका है कि इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इफ इट इज पुट टू यूज और एक किया जाए, अब मुझे ये बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, 67 तक अगर ये होता रहा तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने इसको बंद किया? 52 से लेकर 4 इलेक्शंस करवाई हैं इन्होंने, ऑल ऑफ ए सडन ये आज ये उसको रेकअप क्यों कर रहे हैं? इसका क्या जवाब है इनके पास? चलिए जगदीप जी बताइए, आपने 52 में, 57 में, 62 में, 67 में करवाए। जब ये पावर में होते हैं तब उसी चीज को ये इंप्लीमेंट करते हैं। जी जगदीप जी। अब बोलूं मैं विनोद जी, जवाब दूं अगर जी। दिनेश जी की बात पूरी हो गई है तो? पहली तो बात मैं फिर जी से जी 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 बड़े बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में आप बुनियादी बात से पीछे मत हटे। जब लोकतंत्र की बहाली की बात होगी, जब इस देश के लोकतंत्र की गरिमा और उसकी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल होंगे, तो हमें चाहिए कि एक बार की उस पर हम जरा गंभीरता से मनन करें। अब मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले ये बार बार कहा जा रहा है कि 4 मरतबा आजादी के बाद जो है इलेक्शन से एक साथ। आप मुझे एक बात बताइए, वो इस देश की आजादी के बाद का शुरुआती दौर, 62 की लड़ाई हम खेल चुके थे और हार चुके थे। उन परिस्थितियों में जब करीब करीब वो ऐसा कालखंड था जब तमाम प्रदेशों के अंदर जो सरकारें थी उनका बनना और उनका कार्य अवधि का पूरा होना लगभग एक जैसे। आज स्थिति क्या है? 1 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों भाजपा ने जबरन सरकारें तोड़ी हैं, ये पूरे देश ने देखा है। अभी ये कहकर हटे हैं कि भारत ने बड़ी तरक्की कर ली, मोदी जी की स्थिति काल में तो भाजपा के नेता दंडवत ही हो जाते हैं। मुझे जरा ये बताएंगे किस प्रगति की बात आप कर रहे हैं, जरा इस देश को बताएंगे आप। आज स्थिति ये है कि के अंदर जिस डंके का आप गाजे पाजे के साथ हवाला देते हैं, उसकी हवा पहले अमेरिका ने निकाली, फिर कनाडा ने निकाली, श्रीलंका ने आपकी अडानी की टेंडर्स वापस कर दिए, बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, और आप मालदीव जैसे शटान भर के देश में जब राजीव जी ने उनकी डेमोक्रेसी को बचाया था, उसके बाद एक प्रथा बन गई थी कि उनका प्रेसिडेंट यहाँ आकर माथा टेक के जाता था दिल्ली में। आज वो अपनी संसद के अंदर खड़ा होकर कहता है कि हम भारतीय सेना के जितने जवान यहाँ उनको बाहर निकाल चुके हैं, और आपके मुंह पे दही जम जाता है। अब आप इस कमेटी की बात करते हैं, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट को आपने घर घर भेजा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरवाजे पर भेजा, लेकिन तवक्को भी क्या करें? जब देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दही खिला सकती है तो एक राष्ट्रपति की क्या क्रेडिबिलिटी है? और आप संस्थानों की बात कर लेते हैं। अभी दिनेश जी ने एक बात कही कि देखिए आज ईवीएम पर चर्चा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जड़ पे बात नहीं करेंगे, आप टहनियों की, शाखाओं की, पत्तों की बात करेंगे। अरे भाई जड़ में ईवीएम है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है आप कश्मीर में जीत गए, और इसीलिए जीत गए क्योंकि ये जानते थे, मैं फिर से कह रहा हूं कि कश्मीर जल उठेगा अगर वहां पर धांधली करेंगे, इसलिए आप जीत गए। और इसलिए जीत गए जम्मू कश्मीर में क्योंकि यहाँ पर वोटिंग में इजाफा नहीं किया इन्होंने परसेंटेज में। लेकिन अब मेरा सीधा सवाल है, ये सारी इलेक्शंस मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना है, किसके ऊपर खड़ी है? इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। अरे जब आपने रातों रात अध्यादेश लाकर पूरी बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ सीजीआई को उस कमेटी में से बाहर कर दिया, तो एक का बहुमत आपने अपनी जेब में डाल लिया। मोदी जी होंगे, एक उनका कबीना का मंत्री होगा जो तय करेगा, इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जैसा आदमी होगा जो वोटों की चोरी शरेआम करता है, और इतने गंभीर आरोपों को झेलने के बाद भी लोगों को सुनाकर घटिया किस्म की चलता हुआ नजर आता है। तो वैसे में क्या तवक्को करेंगे हम कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो राजीव कुमार जैसा कोई और इलेक्शन कमिश्नर आप नहीं बिठा देंगे? और एक आखिरी बात मैं विनोद जी कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कोर्ट में जाइए। तरुण गोगोई साहब जीतने के बाद राज्यसभा में गए, जिन्होंने अयोध्या पर फैसला दिया,
अभी 4 दिन पहले कोलकाता का एक वर्किंग जज कहता है जी कि इस देश का बहुसंख्यक फैसला करेगा इस देश। और आपने जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिरों को खोदना शुरू किया है, वो बताता है कि आप आज जिस जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, उसकी क्या हालत तो आपने खुद कर दी। आपने सुप्रीम कोर्ट के 2 अध्यादेश, एक और एक इलेक्शन कमीशन पर रातों रात पलट दिया, और आप हमें बता रहे हैं कि हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और बराए मेहरबानी ये बता दीजिए कि 2-1 के बहुमत के साथ मोदी सरकार पूरे देश में एक साथ जब चुनाव करवाएगी तो क्या एक ही बार में सारी जगह काबिज हो जाएगी? करूंगा सर, प्लीज आप जुडिशरी के ऊपर कोई एलिगेशन मत लगाइएगा। सिंस आई एम ए लॉयर आई कैन नॉट डाइजेस्ट। प्लीज आप भी अपने मुद्दों के लिए कोर्ट में जाते हैं। प्लीज डोंट मेक एलिगेशंस अगेंस्ट जजिंग एनीवन। आई एम द लास्ट पर्सन टू हियर दिस। प्लीज मैं आपको वार्न करता हूँ, प्लीज अगर ऐसा है तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं चैलेंज किया आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके? उसको सस्पेंड हर आदमी के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं। दिस इज वेरी बैड। आप जुडिशरी को छोड़ दीजिए, बाकी जो कहना कीजिएगा। Come on, if you are an advocate, it doesn't mean that you will try to just hamper the debate meaninglessly. I'm saying a judge who had publicly proclaimed that the majority of this country will decide the future of this country, and we are not supposed to interrupt him. We are not supposed to ask questions about him. आप मुझे बताइए अच्छा चलिए एक बात का जवाब दे दीजिए, आप वकील हैं, उस जज के बारे में बताएंगे जिसका राहुल गांधी जी के ऊपर जब फैसला उसने दिया सेशन कोर्ट में, उसके बाद उसको बिना टाइम के प्रमोशन दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका, वो क्या था? आप जवाब देंगे इस बात का? अरे ये शुरू से हो रहा है। आपने भी जिन्होंने इमरजेंसी का फैसला दिया उनको रातों रात कहां पहुंचा दिया? छोड़िए आप ये। चलिए जगदीप जी इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? जी जी सुभाष जी आप मुझे बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के जो कैबिनेट ने मंजूरी दी उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी देखिए ये जो नया तो है ही नहीं है, ये आइडिया जो है फ्लोट किया गया पहले भी हुई है। 1952 की इलेक्शन, 1962 की, मुझे लगता है 67 में भी, और बाद में ये रीरेल हुआ था कुछ कारण से कई असेंबलीज में। तो वहां पे क्या होता था, 352 और 356, और उस वक्त 1962 के बाद वर्ल्ड वार चाइना के साथ हमारी वार हुई, उसमें भी डिस्ट्रप्शन आई, और काफी टाइम तक, मैं एक बता देता हूं, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेट रही। कोई एक्सटर्नल रीजन से एग्रेशन था, तो काफी टाइम तक वो रहा। तो उसके कारण साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो सकी जो नेशन की। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसको अगर आपने वाकई अगर पॉलिटिकल विल है, जहां एक आइडिया देना है, एक नैरेटिव सेट करना है पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, आई एम नॉट रिलेटेड टू एनीवन, आई एम मेकिंग माई इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो वैसा है कि सिर्फ एक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, जब कुछ भी है वो अलग बात है। तो इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन अच्छा आइडिया। इससे क्या होता है, कम खर्चा बचेगा, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो आपका एक्सपेंसिव है, एक्सपेंडिचर है इलेक्शन में, हाँ ठीक है ईवीएम मशीन ऐड होगी, कोई बात नहीं, इतना खर्चा करते हैं हम। और आज जो जनरल रिपोर्टिंग है कि 50,000 करोड़ मतलब ये खर्चा आता है। तो हम तो ये भी कहते कि आप 3 इलेक्शन होती हैं इंडिया में, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी कराता है, पंचायती राज और अर्बन बॉडीज की। जो पंचायती राज और अर्बन बॉडीज की इलेक्शन मोस्टली जे डीरेल होती है, जे होने ही नहीं देती। आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या कारण है, आज तक पंचायती और अर्बन बॉडीज की इलेक्शन वन वे और अदर फर्स्ट टाइम हुई है पीछे। जो एक टाइम पे कहा गया कि जहां पे डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था, डेमोक्रेटिक, जो 2019 और 2024 तक जो अभी इलेक्शन हुई है पीछे। हम तो कहते थे हमारे जहां पे जो पंचायत लेवल और अर्बन बॉडीज
फंक्शन कर रही थी जम्मू कश्मीर में, और पॉलिटिकल प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर में था वो ग्रास रूट पे था वर्चुअली। अगर आप देखोगे डिसेंट्रलाइज जो पावर है डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और खासकर जो सेंसिटिव स्टेट जम्मू कश्मीर की है। चलिए, मैं वाईबी शर्मा जी से जानना चाहूंगा। शर्मा जी, आपने कहा कि देश ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन जगदीप जी ने सिरे से खारिज कर दिया आपकी तरक्की के दावे को, हवा निकाल दी उन्होंने। विनोद जी, ऐसा है, ऐसे किसी के आर्गुमेंट को खारिज कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के आर्गुमेंट रियली दे डोंट कैरी कन्विक्शन। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सुभाष जी के आने से हमारी पूरी डिस्कशन पे बड़ा बॉम्बिंग इफेक्ट हुआ है। उन्होंने ये कहा है, इलेक्शन तो ये असूल था, शुरू से ही इलेक्शन जो थे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने। अभी देखो, पार्लियामेंट when it was constituted and till today, elections have been held after every 5 years. That means one nation, one election after a specific period. There was no problem. But जो states के election हुए हैं, they happened because of certain emergencies, because of certain conditions. जैसा उन्होंने ये कहा, Article 362, 356, it was being used by this government of India, by the central government on various pretexts, on various excuses, and so वो जो एक वो डिस्कनेक्ट हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक डिस्कनेक्ट बनता गया। और आज की पोजीशन में ये कहूंगा कि हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है वो 5 साल के असूल को मतवातर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टेट्स में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो रास्ते में किसी असेंबली को डिसॉल्व बिकॉज ऑफ सम रीजन किया गया, फिर वहां पे इलेक्शन रखवाने पड़े। हर स्टेट को किसी ना किसी स्टेज पे इस तरह के हालात को फेस करना पड़ा कि जो उसकी इलेक्टेड हुकूमत थी उसको डिसॉल्व किया गया और इलेक्शन दोबारा रखाए गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बिल लाकर इसको वाज़ेह किया जाए कि हम एक इलेक्शन वन नेशन और वन इलेक्शन करना चाहते हैं, ये तो वही बात है जो शुरू से शुरू की गई थी। ये जो बातें बीच में हुई, देवर इमरजेंसीज एंड देवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्टेन एक्ट्स। सो मैं आज ये विनोद जी जब सुभाष जी आए हैं, सुभाष जी ने ये बात कह के एज अ लॉयर, ही इज अ रिनाउंड जज, यू सी ही हैज स्पोकन दैट व्हाटएवर वाज बीइंग डन, उसी बात को इनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन हमने क्या देखा, जब भी इस तरह की डिस्कशन होती है, डिस्कशन डाइवर्ट हो जाती है। हमारी आज की डिस्कशन थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन, ये ईवीएम में डाइग्रेस हो गई, फिर ये गिनती में डाइग्रेस हो गई, फिर किसी और पॉइंट में डाइग्रेस हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं, आज की जो डिस्कशन का जो मुद्दा है कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, टुडे दिनेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? it carries the day that we must have one nation one election. चलिए, सुभाष जी आपसे एक मरतबा फिर जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये सरकार सिर्फ नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि हम चाहते हैं और करवाना नहीं चाहती है? क्या ऐसी मंशा आपको लगी कभी? अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेगी जी, बहुत प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, लीगल जो हमारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं इस पे भी अमेंडमेंट करना पड़ेगी। और ये देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ठीक है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इट हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर, और जो रीजनल इश्यूज होते हैं जिसपे जो स्टेट असेंबली की इलेक्शन होती है वो मुद्दे कुछ और होते हैं, और नेशन वाइज जो इश्यूज होते हैं वो मुद्दे और होते हैं। तो ये एक और भी देख लीजिए, तो जो ये फर्क आएगा कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट में जो रीजनल पार्टीज हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कंसेंसस देंगी, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल लानी है तो पीछे बहुत कुछ देखा है इस इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम में। 42 सेकंड अमेंडमेंट हुई, 42nd अमेंडमेंट 42 वो अमेंडमेंट हुई, उसके बाद 44 आई जी। क्या वहां पे बना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हो 42nd अमेंडमेंट को? उसके बाद देश ने क्या देखा? मैं उस गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ा,
लेकिन ये ठीक है, देखिए मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कम दिनों ये पूरी, हम हर टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं। इंडिया के लोग अगर आप देख लीजिए अभी कहां कहां इलेक्शन है, उससे पहले कहां अराउंड द, बिल्कुल ठीक है वन नेशन वन, लेकिन ये मुमकिन पॉलिटिकल बिल है, द सिंपल नरेटिव है। अभी आपको अगर 2029 को अगर आपको ये इलेक्शन करवाने पड़ेगी पार्लियामेंट के साथ, मैं ऐसे ले लेता हूं, पार्लियामेंट को तो डिजर्व नहीं करेगा कोई, वन इलेक्शन वन नेशन की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो फिर 2029 को देखना है कि कितनी असेंबली की इलेक्शन ड्यू है। हम ऐड कर रहे हैं पंचायती और अर्बन बॉडीज की, तो हम ये भी देखना गया पंचायत और अर्बन बॉडीज की कितनी, और ये रिपोर्ट दी है, देखिए लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है रिफॉर्म्स इन इलेक्शन। तो शिवाजी जी मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहूंगा, आप देरी से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वाई शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि इसी सत्र में इसको पेश भी किया जाएगा और सरकार की हर संभव कोशिश भी रहेगी इसको पारित भी करवाया जाए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।